हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम निखिल एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन जिसे हम लोग इंग्लिश में रिसोर्स बोलेंगे और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बहुत ही हम लोग डीपली तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, बारीकी से एक एक चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये रिसोर्स है क्या चीज़, ये संसाधन क्या चीज़ है। ठीक है, तो संसाधन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी प्रकार से यहाँ पे दी हुई रहती है। ठीक है, तो देखिए संसाधन का यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में संभाव्य और सांस्कृतिक रूप में मान्य है, एक संसाधन है। देखिए संसाधन का मतलब क्या होता है, साधारण शब्दों में अगर बात कह सकता है, संसाधन का मतलब होता है कि जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करे वही संसाधन है। ठीक है, और संसाधन को आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें क्या प्रौद्योगिकी भी चाहिए, यानी कि क्या बोलते हैं उसे हम लोग टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो हम लोग उस चीज़ को संसाधन नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट कि पेट्रोल है ज़मीन के नीचे और मुझे पता ही नहीं कि वो पेट्रोल है और कैसे उसको यूज़ करें हम लोग, तो जब मुझे वो टेक्नोलॉजी रहेगा ही नहीं, पेट्रोल को किस तरह से हमको यूज़ करना है, तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। ठीक है, और जिस तरह से हम लोग वाहन चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए तो वो एक संसाधन हो जाता है। ठीक है, मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी चाहिए, वो भी एक संसाधन होता है, यानी कि जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करे, पूरा करे, जो भी मुझे चाहिए, अगर उस चीज़ को पूरा हो जाता है तो वही संसाधन है। चाहे मैं भी एक संसाधन ही हूँ कि आप सभी को बेहतर से बेहतर शिक्षा चाहिए तो आप एक टीचर के पास जाइएगा या तो फिर एक टीचर को खोजिएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए एक संसाधन हो गया। ठीक है, तो संसाधन इसे ही कहेंगे, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वही संसाधन है। आई होप आप सभी को संसाधन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे। देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधनों की बात कह सकता है तो दो भागों में बांटा गया। पहला आपका हो जाएगा जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा आपका अजैव संसाधन। अगर सामान्यता के आधार पर बात कर सकते हैं तो दो इसमें भी है, एक तो आपका नवीकरण और एक हो गया अनवीकरण। अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर तो ये भी आपका चार भागों में बांटा गया। पहला आपका व्यक्तिगत, दूसरा आपको सामुदायिक, तीसरा आपका राष्ट्रीय और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगर विकास के स्तर के आधार पर बात कर सकता है तो ये आपका एक संभावी, ठीक है, एक आपका विकसित, एक आपका भंडार और एक संचित कोष। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बारीकी से डीपली हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो संसाधन की अगर बात कर सकते हैं तो देखिए प्राकृतिक रूप में एक तो नवीकरण है और नवीकरण हो गया। अब मानव रूप में भी एक होता है। ठीक है, जैसे कि संरचनाएं, संस्थाएं। ठीक है, तो ये सारे मानव के द्वारा किया गया है। तो एक एक करके बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे जैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन है, पहला आपका जैव, दूसरा होता है अजैव। तो ये जैव संसाधन क्या है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। ठीक है, इनमें जीव व्याप्त है, जैसे कि मनुष्य, ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। देखिए जैव संसाधन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जीवन हो, यही हमारा जैव संसाधन है। ठीक है, सिंपल तरीका से आपको समझना है, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो जैव संसाधन हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें जीवन हो वो हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया, तो ये सारे पशु वशु, ये सारे के सारे क्या हो गए, जैव संसाधन। अब हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, धातु हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, अजैव संसाधन, जिसमें जीवन ना हो। पत्थर में क्या जीवन होता है, आप ही बताइए, क्या धातु में जीवन होता है? कितना भी आप लोहा को ठोकिए, पीटिए, कुछ भी कीजिए, उस पर जान नहीं होती है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अजैव संसाधन। तो बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग हर एक चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम बच्चों के लिए मैं इस प्रकार से वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पर जो है वो आपका जो कि समाप्त हो सकता है, इसके आधार पर एक आपका नवीकरण संसाधन, एक होता है अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण और नवीकरण इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो क्या है नवीकरण योग्य संसाधन? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर बात कर सकते हैं तो सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन, ठीक है, वन्यजीव इत्यादि क्या है, ये सारे के सारे नवीकरण योग्य संसाधन है। देखिए नवीकरण का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होगा कि आप अगर किसी भी संसाधन को यूज़ करते हैं तो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा फिर से आप उसे यूज कर सकते हो, इसे ही हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप जिस भी वस्तु को एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः फिर से एक बार प्रयोग करना चाहते हो, अगर होता है तो ये आपका नवीकरण योग्य संसाधन है। जैसे कि वाटर, जल का एक बार उपयोग करने के बाद फिर से आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, नवीकरण योग्य संसाधन है। अब मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, एक और नवीकरण संसाधन। देखिए हम लोग दोनों को देख ले तो उसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करने के बाद दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरण योग्य संसाधन क्या है कि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक धरातल में होता है। ठीक है, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनःचक्री भी है, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्र है, वे एक प्रकार के प्रयोग का साथ ही खत्म हो जाता है। और नवीकरण संसाधन में क्या बोलेंगे हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में कि जिसका उपयोग एक बार करने के बाद हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। जैसे कि पेट्रोल को अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो देखिए पेट्रोल को अगर एक बार आप यूज़ करते हो तो क्या दोबारा उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया अनवीकरण संसाधन। जैसे कोयला हो गया, एक बार जलाने के बाद दोबारा जला सकते हो, नहीं जला सकते हो, तो ये हो गया अनवीकरण संसाधन। देखिए पानी है तो आपको एक बार के बाद दो बार वो कर सकते हो। एक प्रश्न भी बनता है कि जो जल है, वाटर जो है, नवीकरण संसाधन कैसा है वो बताइए पूरा, तो आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को नवीकरण और अनवीकरण समझ आ गया होगा। नवीकरण वही जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम लोग दूसरा बार फिर यूज़ कर सकते हैं, और अनवीकरण वो जो कि एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर और संसाधन, तो ये भी आपके 4 भागों में बांटा गया है। पहला बात कर सकते हैं तो वो है आपका, आप सभी का क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत में क्या है, देखिए कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। ठीक है, कुछ सरकार के पास ज़मीन है जिसकी उसके कारण उसको चुकाना पड़ता होता है कर्ज वगैरह। ठीक है, गाँव में ठीक है बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, ठीक है, जैसे कि चारागाह, तालाब, कुआं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार में संसाधन की एक सूची तैयार कीजिए। देखिए संसाधन जो अभी बात कर रहे हैं लोग स्वामित्व के आधार पर, पहला क्या हम लोग पढ़े, स्वामित्व के आधार पर अगर बात कर सकते हैं तो वह है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि किसी खास पर्सन, किसी एक पर्सन का वो हो, ठीक है, वही आप सभी का व्यक्तिगत संसाधन होता है। किसी एक व्यक्ति का वो संसाधन, जैसे कि कोई कुआं है, अब वो कुआं किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बनाए हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुआं है। मान लीजिए एक घर है तो घर आपका है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई फ़ोन है तो वो फ़ोन किसका है, आपका है, तो इसका मालिक कौन है, आप हैं। तो यही हुआ आप सभी का व्यक्तिगत संसाधन। किसी एक व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का जो हो वही आपका स्वामित्व क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मान लीजिए एक फ़ोन है आपका, ओप्पो का फ़ोन होगा, ठीक है, अब उस ओप्पो का फ़ोन किसका है, आपका है, तो उसका मालिक कौन है, आप हैं, तो वो आपका हुआ। कोई बाइक है, अपाची का बाइक है, तो वो आपका है, तो वो आपका हो गया। तो ये व्यक्तिगत संसाधन किसी एक पर्सन का हो। मान लीजिए तालाब है तो तालाब भी किसी एक पर्सन का होता है, ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन में क्या होता है कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। गाँव की शामिलता भूमि जैसे कि चारण भूमि हो गया, ठीक है, शमशान भूमि हो गया, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, ठीक है, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के उपलब्ध होते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सामुदायिक
जो संसाधन है इसमें क्या है कि किसी एक पर्सन का ना होकर पूरे गांव का, पूरे पूरे वहाँ जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, जो भी सदस्य हैं वहाँ, तो पूरे समुदाय का उसका हक होना चाहिए। जैसे कि मंदिर को ले सकते हैं, मंदिर किसी खास पर्सन का होता है लेकिन ज़्यादातर सभी का होते हैं, सभी गांव वाले का होते हैं, तो वो एक ले सकते हैं। जैसे कि तालाब भी पूरे गांव वाले के लिए होता है, ठीक है। जो पशु चरता है जहाँ पे, वो भी किसी एक पर्सन का नहीं होता। अब मान सकते हैं हम लोग शमशान घाट, ठीक है, तो किसी एक पर्सन का होता नहीं है, तो वो भी एक समुदाय में आता है, तो एक सामुदायिक संसाधन कर सकते हैं। अब हम लोग शहरों की बात कर सकते हैं, तो कोई पार्क है, तो पार्क भी सबके लिए है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा आप सभी का। खेल का मैदान है तो वो भी सभी के लिए है, खेलने का मैदान, तो वे एक प्रकार से सामुदायिक संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पहले हम लोग बात कर लें क्या, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत में वो आते हैं जिसका किसी एक पर्सन का हक हो, किसी एक ही व्यक्ति उसका मालिक है, वही हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अगर हम लोग बात कर सकते हैं इसी प्रकार से सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो सामुदायिक यानी कि पूरे समुदाय का उसमें हक होना चाहिए, ये हो जाते हैं सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। जो देश में जितने भी संसाधन है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। अब आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, ठीक है, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और ठीक है 12 समुद्र मील तक महासागर क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप स्थल देखें और कुछ ऐसा जैसे कि सड़क है, किसी खास पर्सन का वो जगह है, कोई स्कूल है, किसी एक व्यक्ति का जगह था, अब वहाँ पे स्कूल बन चुका है, सड़क बन चुका है, तो वो भी सरकार के अंतर्गत आता है। अगर किसी को घर बनाना हो, रोड बनाना हो सरकार को, ठीक है, तो वो अगर सड़क बनाता है, किसी का पहले से घर था, तो देखिएगा उस घर को तोड़ दिया जाता है, लेकिन था उसी का ना। अब सरकार का संसाधन ऐसे क्यों होगा, क्योंकि उस सरकार वहाँ पे रोड बनाना चाहता है, तो उसको कुछ पैसे वैसे दे के वहाँ पे वो रोड को बना लेता है, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो 4 संसाधन इसमें थे, इनमें से सबको जानना जरूरी है, ठीक है। और एक बार करके फिर से फटाफट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अब पुरानी चीज़ों को। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या आते हैं, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं संसाधन को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, ठीक है, से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। 200 मील जो है समुद्र एरिया, तो इसके अंदर का जो भी हिस्सा होता है किसी देश का ये नहीं होता, ठीक है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, तो उसके सहमति के बिना आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो हम लोग नेशनल लेवल कौन सा होगा, ये राष्ट्रीय संसाधन, इसी को हम लोग नेशनल लेवल कहेंगे, राष्ट्रीय वाला। इंटरनेशनल किसको बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वाला, इसी को, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या चीज़ है। तो स्वामित्व के स्वाभाविक संसाधन ये क्या है कि देखिए, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। विकास के स्तर के आधार पर जो स्वाभाविक संसाधन है, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की, ठीक है, अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन है जिसका पूरे अच्छी तरह से उसका डेवलप नहीं हो पाया है, जिसका विकास नहीं हो पाया, उसे हम लोग कहेंगे संभावित संसाधन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विकसित संसाधन क्या है। तो विकसित संसाधन को हम लोग उसमें रखेंगे, तो वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ठीक है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसकी जो गुणवत्ता है उसका निर्धारित हो चुका है, तो उसे हम लोग कहेंगे विकसित संसाधन, ठीक है। और संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है, जो उसका टेक्नोलॉजी के आधार पर। चलिए, अब क्या है कि संचित कोष,
यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। जो भंडार है, संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है संचित कोष, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका अभी यूज प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। आने वाले फ्यूचर में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। ठीक है, आने वाले समय में जो विद्युत का पैदा होगा वो बोला जा रहा है कि नदी को विद्युत पैदा करने का प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी हो रहा है वर्तमान में, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो जल का बहुत ही बेहतरीन प्रकार से वहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो अभी तो कहना नहीं है, लेकिन इस संचित कोष का मतलब है संचित है। आने वाले समय में फ्यूचर में इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं संसाधन का विकास के बारे में, यानी कि जो ये जो रिसोर्स है इसका डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, क्या है ये चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ताएं बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे विकास, ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक है, जो संसाधन है वो किसका देन है? वो प्रकृति का देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, और ये जो प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, और इसका उपयोग बहुत ही अंधाधुंध तरीके से, बहुत ही स्पीड तरीके से जो मानव है हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग ये रिसोर्स का जो अंधाधुंध ये यूज़ कर रहे हैं, इससे नुकसान भी बहुत है। क्या क्या चीज़ें हैं उनको में देखेंगे हम लोग। क्या है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का ह्रास हो रहा है, रिसोर्स का भी ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के साथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गए हैं। तो संसाधन कुछ विशेष व्यक्ति के हाथ में लग गया है, तो उस प्रकार से ये जो है दो प्रकार में बढ़ गए, एक तो अमीर, एक गरीब। गरीब के पास संसाधन बहुत ही कम है, जिस कारण से वो गरीब कहलाने लगे। अब गरीब के पास भी फ़ोन हो जाए, गरीब के पास भी गाड़ी हो जाए, गरीब के पास भी सारा कुछ हो जाए, तो वो गरीब कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से वो अमीर गरीब वाला सिस्टम भी चल रहा है। तो देखिए, किसी पर्सन के पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो वही ना आपका एक अमीर व्यक्ति कहला रहा है। और जो गरीब है उसके पास ना फ़ोन है, ना तो एक लैपटॉप है, ना ही उसके पास बड़ा सा कार है, ना ही कोई गाड़ी है, तो उसी प्रकार से वो गरीब कहला रहा है। और जिसके पास है वो अंधाधुंध इसका यूज़ कर रहा है कि नहीं है? वही चीज़ बताया जा रहा है। आगे क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। यानी कि अब जैसे कि इसका अंधाधुंध हम लोग उपयोग करेंगे तो हम सभी को पता है कि कष्ट तो होगा ही। इसका जो दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ही होगा। जैसे कि भूमंड तापन, ठीक, ओजोन परत, ठीक है, जो अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण आदि, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, जैसे कि अब गाड़ी चल रहा है तो प्रदूषण हो ही रहा है, फैक्ट्री वगैरह बन रहा है तो उसमें प्रदूषण हो रहा है, तो नाना प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। ओजोन जो परत है इसको भी वो भी क्षय होता जा रहा है। तो इस प्रकार से वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।